दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के तीसरे अध्याय अनुपात का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। बिल्डर बबलू शुक्ला कहते हैं लोग हमको। पूरे गांव में रोब ऐसा कि तबाही समझ लो। नहीं, चाचा विधायक नहीं हैं हमारे, पर विधायक के साथ उठना बैठना जरूर है। शहर में विधायक जी के जितने मकान हैं वो सब किसने बनवाए? अरे हमने। बस अगला स्कैम और होने दो, एक मकान का ऑर्डर और आ जाएगा। बस ऐसे ही ऑर्डर आता है और हम तान देते हैं 4 मंजिला। ऐसा है कि हमारा काम है धासु, तो नाम बस चल पड़ा। चटक सफ़ेद कुर्ता, काला चश्मा और गड़गड़ाती हुई बुलेट। भरी दोपहरी में जो हम निकल पड़े तो सूरज भी शर्मा जाए। और ऐसे ही हर कोई हमारे नाम का लोहा नहीं मानता है। यहाँ हर बच्चे की तोतली जुबान पर बस यही रहता है, भले होकल हम बबलू भैया जैसा बनेंगे हमारे काम में। एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। हमारे काम में सफल होने का बस एक ही मंत्र है, जुगाड़। और ये जुगाड़ ही है जो हम तब से करते आ रहे हैं। जब पहला काम मिला था तब 2 महीने ही हुए थे। अग्निकांड के बाद अपने घर की मरम्मत किए हुए मास्टर साहब ने स्कूल से तलाक वैसे ही दिलवा दिया था। इतना खालीपन था कि हवा चलने की आवाज भी कानों में अलग से आती थी। हमने तो चरवाहों के साथ उठना बैठना भी शुरू कर दिया था। क्या पता अम्मा की तबेले वाली बात सच हो जाती। उस रोज हम नदी किनारे बैठे पानी में पत्थर उछाल रहे थे कि पीछे दूर से ही डब्लू ने आवाज दी, जान देने को सोच रहे हो क्या? हम पीछे मुड़े। अब डब्लू हमारे बगल में ही खड़ा था। हमारी कौन सी लुगाई भाग गई है बे कि हम जान दे दें? हमने कहा। और तुम यहाँ काहे भटक रहे हो? स्कूल का टाइम है ये तो। मास्टर साहब को पता लगा तो तुमको यहीं डुबा डुबा के मारेंगे। डब्लू के चेहरे पर भाव तो ऐसे आए कि जैसे उसे फर्क ही न पड़ा हो। पर जो भय की बंसी उसके मन में बज रही थी उसका पता हमको भी था और उसको भी। वे हमारे बगल में आकर बैठ गया। अबे पागल हो गया क्या? डब्लू बोला। मास्टर साहब से कौन डरता है? अक्सर लोग असल जीवन की समस्याओं को भूलकर क्षणिक सुख में खुद को विलीन कर लेते हैं। डब्लू का कहना है कि उसके मन में कोई डर नहीं है। और तो और खुद को ये बात मना भी लेना। अगर इसका व्यवस्थित उदाहरण नहीं है तो हम नहीं जानते क्या है। हो निपोर लो तुम सब टसन यहाँ। पर जब जूते पड़े और पैंट गीली हो जाए तब ये मत कहना कि पानी है। तुम जाओ बे, डब्लू बोला। हम यहाँ तुम्हारे लिए खबर लेकर आए हैं और तुम हमारी ही उधेड़ रहे हो। क्या हो गया? अम्मा बुला रही हैं क्या? हमने पूछा। फिर वही छोटी सोच, डब्लू बड़बड़ाया। अरे कभी तो अम्मा मास्टर साहब और फालतू की बकैती से ऊपर उठो। कुछ नहीं तो हमारी ही लाज रख लिया करो। कल पिताजी से सुने हम, गांव में कोई शहरी बाबू आए थे। सरकार ने गांव में शौचालय बनवाने की मंजूरी दी है। अबे तो अभी से काहे उछल रहे हो? हमने तपाक से अपनी राय रखनी चाहिए। जब बन जाए तब बता देना, फीता काटने आ जाएंगे। फिर वही हरामखोर, तुम सुधरोगे नहीं। पहले पूरी बात तो सुनो, डब्लू भड़क कर बोला। अब की जो मूड में डब्लू आया था हम समझ गए थे कि लड़का कुछ तो तिरछा सोच रहा है। हमने कहा, बको, कलुआ के घर के सामने जो जमीन है ना, छगन काका वाली। हम फिर टपक पड़े। आदतन। हाँ वहीं। डब्लू आगे बढ़ा। उसे सरकार ने सार्वजनिक शौचालय के लिए चुन लिया है। इसके अलावा हर घर में अलग। और छगन काका? छगन काका को मुआवजा मिल जाएगा। उसका लोड तुम मत लो। कल जो शहरी बाबू आए थे ना, शौचालय का निर्माण उनके ही जिम्मे है। हमारे बापू ठहरे सरपंच, तो उन्होंने बापू से कहा है कोई ठेकेदार ढूंढने को। अगले महीने से काम चालू हो जाएगा। अब डब्लू चुप था। वो हमारे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। हम भी चुप थे। हम भी डब्लू के आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। डब्लू ने हमको देखा, हमने डब्लू को देखा। दोनों चुप। एक लंबी खामोशी पूरे 2 मिनट की देखा देखी के बाद जब मसले में कुछ मसाला जैसा दिखा ही नहीं तो हम वापस नदी में पत्थर मारने लगे। क्या मजा आता है तुमको इतनी गाली खाने में? अबे तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है
कि समझ में नहीं आ रहा है? डब्लू खिसिया के बोला। क्या समझें? हम बोले। नहीं, मतलब दिक्कत क्या है? न जमीन अपनी, न मुआवजा अपना और न शौचालय अपना। ढोल कोई कहीं और पीट रहा है, ससुरा बज तुम रहे हो। गांजा मार के बैठे हो क्या बे? डब्लू गुस्से में बोला कि घुटने में सदमा लग गया है। हम बोल रहे हैं कि गांव में ठेकेदारी का काम आया है। दूर दूर तक बापू के पास कोई ठेकेदार नहीं है। तुमने 2 महीने पहले अपना घर खुद ही बनवाया है। अरे, हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इतनी सी बात काहे नहीं घुस रही है तुम्हारे दिमाग में? अब जो माहौल तन गया था, मुंडा तो हमारा भी भन्नाने लगा था। तुम चाहते हो तुम्हारे बापू के लिए ठेकेदार हम ढूंढें? हमने भोले मन से पूछा। अबे यार, डब्लू को उसके सपने बिखरते हुए दिखने लगे। अब न हम और सह सकेंगे और न तुमसे कुछ हो पाएगा। तुम यहाँ बैठे बैठे बस पत्थर उछालो, फिर यहीं डूब के मर जाना। फोटो पर माला डालने आ जाएंगे। डब्लू बिफर गया और उठकर जाने लगा। मामले की अहमियत अब झलकने लगी थी, पर कोई अहम बात, वो भी अपना डब्लू कहे। क्या बात है? मतलब ये तो सरासर चमत्कार था। इम्तिहान का ये सवाल तो कमबख्त किताब के बाहर का निकला। डब्लू, अरे वो डब्लू जो बारात में दुल्हन की बहनों के साथ जूते चुराता था, कोई जरूरी बात कह रहा है। ऐसे कैसे बे? अच्छा अच्छा, रुको तो। अब हम सुनने के मूड में आ गए थे। अब एक एहसान कर दो हम पर कि जो भी चक्रव्यूह तुम्हारे दिमाग में है उसे सीधे सीधे परोस दो। डब्लू जाने वाला तो वैसे भी नहीं था, अब रुकने जैसा दिखा। हम बोल रहे हैं कि दोनों भाई ठेकेदारी का धंधा शुरू करते हैं। पहला काम भी लगा हुआ है, बस पकड़ने की देर है। एक बार ये शौचालय बना दें, फिर तो माँ कसम सब सुलभ ही सुलभ। हमारे अकेले के नाम पर तो बापू आग उगल देंगे, साथ में बात करेंगे तो शायद बात बन जाए। तुम्हारा घर देखकर बापू तुम्हारी तारीफ वैसे भी करते हैं, कहो तो आज ही आजमा लें। डब्लू एक सांस में सब बोल गया। क्या बक रहे हो बे? तुमको बैठे बैठे हवा चढ़ गई है क्या? हमने कहा। दिक्कत क्या है? तुम्हारे बापू। अरे वो तो 60 साल से हैं, पर अब हैं तो हैं। पर सोच बबलू, अगर बापू मान गए, हम दोनों गांव के पहले ठेकेदार बनेंगे। अब बात हमको आहिस्ता आहिस्ता जचने लगी थी। अब तक हमारे पूरे गांव के ठेके पास के गांव के ठेकेदार ले जाते थे। अगर वो नहीं तो बड़े कामों के लिए कोई शहर से आ जाता था। धंधे में दम तो था और कोई कुछ भी कह ले, गाय भैंस चराने से तो अच्छा ही था। डब्लू के साथ सब विचार विमर्श करने के बाद हमने हामी भर दी। चलें फिर बापू के पास? चलो, और वहां मुंह मत खोलना तुम। हमने कहा। चुप्पे चाप सुनते जाना, बस जब इशारा करें हाँ में सिर हिला देना। चलो फिर जल्दी। हम उठ खड़े हुए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल दोनों भाई मस्ती से चल पड़े। पर यार डब्लू, ठेकेदार कुछ जच नहीं रहा है। अरे तो भाई अंग्रेजी में कुछ देख लेंगे। यार हमने कहीं बिल्डर सुना था। बस फिर हो गया बिल्डर बबलू शुक्ला और बिल्डर डब्लू पांडे। ये धंधा जितना हमारा और डब्लू का है, उतना ही प्रकाश का भी है। इसकी शुरुआत भले ही हम 2 लोगों ने की थी, पर जब तक प्रकाश साथ नहीं आया था, हम सुलभ शौचालय ही बनाया करते थे। प्रकाश शहर से पढ़कर आया था। भाई ने पढ़ाई तो बहुत की, आधा इंजीनियर है, वो भी सिविल, पर इतना नहीं कर पाया कि कहीं नौकरी लग जाए। तब हमारा भी काम धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो एक दिन नशे में हमने कह दिया कि कल से आ जाओ, तीनों भाई साथ काम करेंगे। हमको खुद नहीं पता कि हमने दिल से कहा था या मजाक में, पर वो तो सच में आ गया। तो भैया आप करते क्या हो? प्रकाश ने अगले दिन घर पर आते ही पूछा। घर इसलिए क्योंकि 5 साल पहले ठेकेदारी का संपूर्ण संचालन हम घर से ही करते थे। समयावधि के घेरे में कहीं कोई छूट न जाए, इसलिए दोबारा कह रहे हैं 5 साल पहले। प्रकाश का सवाल काफी कठिन था। इतना तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम आखिर करते क्या है। बिल्डर हैं भाई, बिल्डिंग ही बनाते हैं।
हमारा मुंह बिचकता देख उसने दोबारा घुमा के दिया। हमारा मतलब है कि हमको करना क्या होगा। हम जानते थे कि सवाल बदल गया है, पर प्रकाश को हमारा धंधा कमजोर न लगे, इसलिए हमने पहले सवाल का ही जवाब देना उचित समझा। 2-4 हफ्ते रह लो हमारे पास, सब समझ जाओगे कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। वैसे याद तो हमको अब भी नहीं है कि हमने एक किस फिल्म का डायलॉग चिपकाया था, पर जिस टसन के साथ हमने कहा, कसम से हमारी अम्मा वहां होती तो नजर उतार लेती। देखते हैं, कहकर प्रकाश पास खड़ी खाट पर पसर गया। अबे तुम तो लंबे हो लिए, तो आप ही ने तो कहा कि अभी 2-4 हफ्ते हैं हमारे पास। अरे तो ये थोड़ी कहा कि जब तक कुछ न समझो कोई काम ही नहीं है। तो यही तो हम पूछ रहे थे आपसे कि हमको करना क्या होगा, प्रकाश ताने भरे लहजे में बोला। और आप हैं कि टसन झोंक रहे हैं। 2-4 हफ्ते रह लो हमारे साथ और पता नहीं क्या क्या। उस वक्त जिस सलीके से हमारे ही धंधे में स्वागत किया गया था, अभी हमारी अम्मा होती तो हमको अपना बेटा मानने से इनकार कर देती और जो नजर उतारा था वो वापस अलग ले लेती। अरे बबलू भैया, प्रकाश एक दिन हमारा और डबलू का अच्छा मिजाज परख कर बोला। हम बोल रहे थे कि अब कुछ बड़ा करते हैं, मतलब अब एक गांव गांव जाकर ये छोटे छोटे मकान बहुत बना लिए। क्या कहते हो? तुम साफ साफ बोलो बे, ज्यादा पंचायती ना निपोरो, डबलू बोला। अब देखो 4 साल हो गए आपको ये धंधा करते हुए, हो गए कि नहीं? और सच में कुछ करने के नाम पर क्या किया? बेटा जो तुम बोल रहे हो, डबलू ने प्रकाश को घूर कर कहा, अगर वहीं बोलना चाहते हो तो बहुत पीटोगे, मार मार के यही बिछा देंगे। अरे भैया ऐसे गरमाओगे तो कैसे चलेगा, पहले पूरी बात तो सुनो। प्रकाश ने बात संभालने की कोशिश की। हम सोच रहे थे कि सरकारी टेंडर भर देते हैं, काम मिल गया तो कसम से गर्दा उड़ा देंगे। अभी अभी जो शब्द प्रकाश ने कहा था, त से र तक पूरा का पूरा नया था। टेंडर क्या होता है, हमने पूछा। जब भी कोई सरकारी काम आता है तो विभाग वाले अखबार में टेंडर निकालते हैं। जिसका भी वो काम अपने जिम्मे लेने का मन हो, बस फार्म में भर के दे दे कि कितने में कर देगा। जो सबसे सस्ते में निपटा देने का दावा करता है उसको काम मिल जाता है। भोलापन जाएगा नहीं तुम्हारा, डब्लू तरस भरे अंदाज में बोला। अबे तो हम अकेले थोड़ी होंगे फार्म भरने वाले, अखबार में आएगा तो सबको दिखेगा, सब भरेंगे। क्या भरोसा काम हमको मिलेगा कि नहीं? अरे फार्म भरेंगे तब तो कुछ होगा, यहाँ बैठे बैठे तो और कुछ नहीं होगा। जितना अपने हाथ में है उतना तो करें। और अभी शहर से बियारी गांव तक पक्की सड़क बनाने का टेंडर निकला है, बड़ा काम है, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। हमने तो शहर से फार्म भी मंगवा लिया है, कहो तो भर दें। सुनो बे, डब्लू बोला, अगर काम बड़ा होगा तो बड़े बड़े लोग भी तो बैठे होंगे ताक में, और सरकारी काम है, सिर्फ सस्ता टेंडर भर देने से नहीं मिलेगा, सिफारिश भी लगेगी, और वो भी अच्छी खासी। बेटा दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाओगे। हम पता किए हैं दफ्तर, PWD में कोई पटेल बाबू हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। बस उनको सेट कर लो तो ऊपर तक बाकी सब सेट कर देंगे। प्रकाश बोला। भाई हम दोनों को मना लेने की पूरी तैयारी करके बैठा था। हमारे कॉलेज का एक दोस्त वहीं काम करता है, समय देख के मिलवा देगा, बस फिर सब अपने हाथ में होगा। हो पाए तो पटा लो वरना जाने दो, बात में दम तो है। हम बोले। तुम क्या बोलते हो डब्लू? भर दो फिर, डब्लू बोला। जब पटेल बाबू से मिलने जाना हो तो बता देना, हमसे बात होगी तो मान ही जाएंगे, और अगर नहीं माने तो? प्रकाश अब थोड़ा उछलने सा लगा था। तो मना लेंगे, डब्लू मुस्कुरा कर बोला। हम तो हैरान थे, कैसे हमारे डब्लू भैया ने टेंडर क्या होता है से लेकर तो मना लेंगे तक का सफर बस 5 मिनट में ही तय कर लिया था, बिल्कुल शताब्दी की तरह। हम मानते हैं डब्लू उन लोगों में से हैं जो आम तोड़ने के लिए उछलता नहीं, डाल झुका देता है, पर इतना कॉन्फिडेंस, एक हद से ऊपर का आत्मविश्वास अक्सर नाकामी में तब्दील हो जाता है।
इस बात का यूं तो कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस जहन में आ गया तो सोचे कह देना चाहिए। सबकी हाँ तो हो गई, लागत निकाल ली गई और टेंडर भर दिया गया। अब कुछ बाकी था तो इंतजार नतीजे का नहीं, पटेल बाबू से मुलाकात का। शुरुआत में तो हमको लगा कि कुछ बड़ा करने के लिए प्रकाश अकेला ही उत्साहित है, पर वहां तो डब्लू अलग नहीं मान रहा था। भाई हफ्ते भर के अंदर पटेल बाबू की पूरी जीवनी निकाल लाया था, मतलब इतिहास से लेकर भूगोल तक। कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो भी वो भी ला देता। सोमवार को शहर चलना है, प्रकाश ने आखिरकार एक दिन कह ही दिया। शाहिद का फोन आया था, बोल रहा था इस टेंडर के लिए दफ्तर में बहुत ज़्यादा ही आना जाना हो रहा है। साहब को अपनी टीम में लेना आसान नहीं होगा। आसान काम में मजा भी तो नहीं है, डब्लू बोला। डब्लू की बात गलत नहीं थी, किसी की भी नहीं होती, बस परिस्थिति गलत होती है। विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ। मुहूर्त निकल चुका था और दिन आ गया था। अब वक्त था कुछ कर दिखाने का। तो बस फिर जो होना था वो हुआ। तीनों भाई नहा धोकर तैयार हो गए, बराबर सिर पर नारियल का तेल लगाकर, करीने से मांग निकालकर। सब लगभग सेट ही था। शादी वाली शेरवानी पहन ले क्या? प्रकाश ने पूछा। तुमको चलना है कि नहीं? डब्लू थोड़ा ऐंठ कर बोला। अरे आज तो हमारे बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा, हमको तो जाना ही होगा। प्रकाश मुंह बनाकर बोला। अब पटेल बाबू से मिलने का जुगाड़ भी तो उसने ही लगवाया था, तो इतना गुरूर जायज था। इन सब दौड़ भाग, बातचीत और समय पर पहुंचने की जद्दोजहद के बीच एक खुशी की बात ये रही कि प्रकाश को उसकी शेरवानी नहीं मिली। यूं तो हम तीनों ही समयशीलता के नाम पर कलंक हैं, पर उस रोज PWD के दफ्तर पहुंचने में जरा भी देर नहीं हुई। हम बिल्कुल समय पर आ गए। अपनी बात करें तो हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं थी। पूरे फकीर मन से पहुंचे थे। न टेंडर पा लेने की कोई उम्मीद और ना खो देने का कोई गम। पर हमारे भाइयों के मन शांत नहीं थे, दोनों विचलित थे। प्रकाश का मन उछल रहा था और डब्लू का उछलते उछलते रह जा रहा था। जैसे ही हम सब दफ्तर पहुंचे, बाहर ही प्रकाश का कॉलेज वाला दोस्त मिल गया, वहीं जिसने सब सेट करवाया था। शाहिद भाई, प्रकाश दूर से ही चीख पड़ा। बराबर गले वले लगकर हमारा परिचय करवाया। ये हैं डब्लू भैया और ये हैं बबलू भैया। सारा नमस्ते प्रणाम हुआ। और तुम बताओ क्या हाल चाल है? अब भाईजान हाल चाल तो चलता रहेगा। अभी पटेल बाबू से मिल लो, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। अरे हाँ हाँ जरूर, प्रकाश बोला और सब तेजी से दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। हम तीनों अंदर जा ही रहे थे कि शाहिद भाई ने पीछे से फिर आवाज़ दी। वो पास आकर बोले, बेटा अंदर जाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखना। वहाँ पर यूं लगा कि अब जो शाहिद भाई बोल रहे हैं बात बस वही जरूरी है। वे आगे बोले, पहला, एक ही जो आदमी अंदर बैठा है बहुत कमीना है। दूसरा, एक ही जो आदमी अंदर बैठा है बहुत कमीना है। और तीसरा प्रकाश लपक कर बोला कि वो आदमी बहुत ज्यादा कमीना है। गलत जवाब। तीसरा, एक ही तुम बहुत भोले हो। हम और डब्लू हंस पड़े। वो क्या है कि आदत नहीं है ना प्रकाश की किसी और को उड़ाते देखने का। हाँ, मजाक अलग और काम अलग। अब शाहिद भाई का लहजा थोड़ा संजीदा हो गया था। पटेल बाबू से थोड़ा संभल कर ही चलना। यूं तो मेरे बास हैं, पर उनके सामने मैं खुद हद में रहता हूँ। तुम तो ये समझ लो कि निष्ठा छोड़कर उनमें सारी खूबी कुत्तों वाली ही है। वैसे कोई चिंता की बात नहीं, डब्लू संभल कर बोला। कोई कितना भी बड़ा वाला क्यों न हो, हमसे बड़ा वाला थोड़ी होगा। आदत है हमको, हमारा तो रास्ता भी कुत्ता काटता है, बिल्ली नहीं। इस मजाक के बाद सब खिलखिला उठे। तनाव कम तो नहीं हुआ, पर सहनीय हो गया। वापस आकर मिलते हैं, हमने कहा और तीनों अंदर चले गए। तड़प तड़प कर एक पंखा हम तीनों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था। चाय के 4 खाली कप पासी पड़े थे। टेबल पर फाइलें रखी हुई थी, जो हिस्सा खाली था धूल से भरा हुआ था। कमरा लोहे की हरी हरी अलमारियों से भरा पड़ा था।
हवा चलती तो खिड़कियों के पर्दे उड़ते। कमरे के एक कोने पर बीच बीच में धूप आ रही थी। हम तीनों लाइन से बैठे थे, एक दूसरे से न 1 इंच आगे और न 2 इंच पीछे। दोनों हाथ सिर के पीछे कर अगड़ाई लेते, मुंह में पान दबाए, हमारे सामने विराजमान थे साक्षात श्री चमन पटेल। तो आप हैं? पटेल बाबू ने शुरुआत की। सर, माई सेल्फ बिल्डर बबलू शुक्ला। हमने बात आगे बढ़ाई। ये हैं डब्लू पांडे और हम प्रकाश। बगल वाली कुर्सी से टपक से आवाज आई। भाई से रुका ही नहीं गया। समझे नहीं आप? पटेल बाबू बोले। अरे नाम में क्या रखा है? यूं तो हमारा भी नाम चमन है, पर क्या फर्क पड़ता है? काम बताओ तो कुछ काम की बात हो। शाहिद ने आपसे हमारी बात करी होगी। हम बोले। दरअसल जो शहर से बियारी गांव तक पक्की सड़क बनाने का टेंडर निकला है, हमने भी उसका फार्म भरा है। अब देखिए, पटेल बाबू बड़े हल्के लहजे में बोले, फार्म तो दुनिया ने भरा है। अब क्या बताएं आप लोगों को, किसी से कुछ छुपा तो है नहीं। आजकल सिर्फ भरा से कुछ नहीं होता, कुछ होने के लिए हरा होना जरूरी है। अब इसके बाद पटेल बाबू जो मुस्कुराए, माशा अल्लाह, पूनम के चाँद की याद आ गई। महाशय के सिर पर बाल तो वैसे भी नहीं थे, नाम चमन अलग से। अरे सर, कैसी बात कर दी? हम वापस बोले। ये भी कोई बोलने की बात है? अरे एक बार हमको टेंडर तो मिलने दीजिए, बाकी रंग आप भूल जाएंगे। मतलब उठने से बैठने तक, खाने से पीने तक, जागने से सोने तक आपको सब हरा ही हरा दिखेगा। भरोसा रखिए हम पर। यह जी, अब जमाना ऐसा आ गया है कि किसी पर भरोसा ही तो नहीं होता। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। थोड़ा भरोसा हम पर कीजिए और पूरी उम्मीद के साथ टेंडर हमको टिका दीजिए। यकीन मानिए, जितना हम टिका सकते हैं कोई और नहीं टिका पाएगा। यूं तो हम अम्मा से सीखी सारी होशियारी बकायदे दिए जा रहे थे, पर जाने क्यों पटेल बाबू पर कुछ असर होता हुआ दिख नहीं रहा था। पटेल बाबू मुंह बनाकर बोले, देखिए बबलू जी, यहाँ बड़ी बड़ी हाकने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताया शाहिद ने आपके बारे में। आप लोगों ने किया ही क्या है अब तक? शौचालय बनाने के अलावा और कोई सरकारी काम तो देखा भी नहीं आपने। अरे घर बनाने और सड़क बनाने में अंतर होता है। सीमेंट अलग है और डामर अलग। और पढ़े कितना है आप लोग? एक 10वीं पास, एक 10वीं फेल, 9वीं पास। हम बीच में बोले। हाँ, वहीं 9वीं पास। पटेल बाबू तंज कसते हुए बोले। और तीसरा इंजीनियर, वो भी आधा। पूरे इंजीनियर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको गाली दे दो तो गाली की बेइज्जती हो जाती है। हमने अभी अभी अपने मन में गालियों की घनघोर बेइज्जती की थी। मना कर दिया का भैया? प्रकाश हमारी ओर देखकर धीरे से बोला। प्रकाश को अनसुना करते हुए हम आगे बोले। अब यूं तो हमारे जितना पढ़ा लिखा आदमी मकान बनाने के भी लायक नहीं है, पर हमने बनाया ना, और बनाया क्या, बहुत अच्छा बनाया। अरे 50-50 कोस दूर तक नाम चलता है हमारा। और हर कोई बस यही बोलकर नया काम नहीं देगा कि तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर हम करके दिखाएंगे कैसे? जितना हम कह सकते थे हमने सब कहा, जितना सुन सकते थे हमने सब सुना। तुम तो कह लो कि हमने अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया था। पर भैंस के लिए बीन क्या? बबलू जी, पटेल बाबू बोले, ऐसा है कि फालतू की बकैती में आपका भी समझ आ रहा है और मेरा भी। दरअसल बात यह है कि जो आप मुझे दे सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा देने का वादा कोई और करके जा चुका है। सच कहें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ बना पाएंगे या नहीं। अरे मुझे क्या करना है, सड़क बने नहीं बने। प्रकाश की ओर देखकर पटेल बाबू ने सिर हिलाया। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश बोला। अब मुझे नहीं लगता, पटेल बाबू आगे बोले, कि आप लोगों के पास कुछ भी ऐसा है कि कहानी बदल जाए। स्क्रिप्ट तो मैं लिख चुका हूँ। आप सबका हो गया हो तो हम भी कुछ बोल लें। डब्लू पहली बार कुछ बोला। अच्छा, आप भी बोलते हैं क्या? पटेल बाबू ने व्यंग कसने की कोशिश की। वैसे नाम क्या बताया था आपने? अरे नाम में क्या रखा है, यूं तो हमारा नाम है डब्लू, डब्लू पांडे। पर क्या फर्क पड़ता है? हम काम बताएं तो कुछ काम की बात हो। क्यों?
डब्लू को ऐसे अचानक सुनकर पटेल बाबू सकते में आ गए। डब्लू आगे बोला, ऐसा है कि फालतू की बकैती में आपका भी समय जा रहा है और हमारा भी। दरअसल बात यह है कि जो कोई भी आपको बहुत कुछ देने का वादा करके जा चुका है वो नहीं दे सकता जो हम दे सकते हैं। सुना है रजत पटेल सन ऑफ श्री चमन पटेल आजकल बंबई में फिल्मकारों के चक्कर काट रहे हैं। अब वो भी क्या करें, बेचारा बचपन का सपना जो है कि किसी फिल्म में हीरो बन जाएं। हीरो तो दूर, कोई छोटा मोटा रोल भी नहीं मिल रहा है। सच कहें तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ बन पाए या नहीं। अरे हमको क्या करना है, वो हीरो बने नहीं बने। प्रकाश की ओर देखकर डब्लू ने सिर हिलाया। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश फिर से बोला। अब हमको नहीं लगता, डब्लू आगे बोला, कि किशन सिंह की अगली फिल्म में आपके बेटे के लिए एक रोल की बात करना सही होगा। क्या मतलब कहानी बदलकर? स्क्रिप्ट तो वैसे भी लिखी ही जा चुकी होगी। हम डब्लू का खेल समझ गए थे, फिर हमने भी बराबर साथ दिया। अब हमको नहीं लगता कि यहाँ रुकने का कोई मतलब है। फैसला तो हो ही गया है। तो पटेल बाबू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब इजाज़त दीजिए। हम और डब्लू उठकर जाने लगे। हम दोनों को देख प्रकाश भी साथ हो लिया। एक मिनट। हम पलटे ही थे कि पीछे से पटेल बाबू की आवाज़ आई। जनाब कुछ और कहते थे तो चुभती थी, पर इस बार जो उन्होंने कहा किशोर कुमार की लता मंगेशकर, कहाँ हम भी लगे हैं। ये वही आवाज़ थी जिसने हमारी सादी रोटी जैसी जिंदगी को बटर नान बना दिया। और बस इसी आवाज़ के साथ सोमवार का वो दिन शनिवार में बदल गया। फिर 1 मिनट कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। किशन भैया का 28 साल पहले गांव से भागना ऐसे काम आएगा कौन कह सकता था। सही से आंखें मीच कर देखो तो आज आधी दुनिया सफल है, सब अपने अपने मायने में। और जो बाकी आधे बचे हैं वो हैं जिनको कभी मौका ही नहीं मिला। यहाँ हर कोई टैलेंटेड है भैया, दिक्कत बस ये है कि कौन बताए झटकना कब है और लपकना कब। बहरहाल अगर इन ज्ञान की बातों में से सार निकालने की कोशिश की जाए तो बस इतना ही है कि हमने अपना पहला मौका लपक लिया था। शहर से बियारी तक की सड़क, हमारा पहला बड़ा सरकारी काम हमको मिल गया था। फिर जो हम लोगों ने काम किया एकदम चौचक। गांव के बेरोजगारों को काम मिल गया और बियारी गांव को एक पक्की सड़क भी। बेटे के भविष्य में धुंधली रोशनी देखकर पटेल बापू भी खासे खुश रहने लगे। तो इस तरह से सफल हुआ सबका साथ और सबका विकास। कहीं लिखा तो नहीं है, पर सड़क निर्माण के बाद इन 5 सालों में इतना व्यवहार तो बना लिया है कि पटेल बाबू के दफ्तर से निकलने वाले सारे काम जब तक हम न मना कर दें हम ही करते हैं। किसी रेलगाड़ी की तरह हमारी जिंदगी स्टेशन से निकल चुकी थी। अरे निकलती कैसे नहीं भाई, अब तो कसम से रफ्तार भी जोरदार पकड़ रखी थी। सब कुछ काफ़ी सुखद था, पर तब तक जब तक हमारी अम्मा ने एक दिन बेरहमी से चेन न खींच दी। जैसे किसी घने जंगल के बीच हमारी जिंदगी की रेल 4 झटके देकर रुक गई हो। उस चेन का नाम था ब्याह। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के अध्याय 3, जिसका नाम था अनुपात, का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 4थे अध्याय बहुपद का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। हमने देखा है इंसानों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए, और यही कारण है कि हम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। अब कहने को तो डान भैया भी कहते थे कि उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, पर क्या हुआ, दूसरों का तो ठीक है, कभी कभी हम खुद पर भी संदेह करने लगते हैं। हमने अम्मा को हो कह तो दिया था, फिर भी चाहते थे कि कहीं से दूसरी राय ले ली जाए। हम लड़की देखने जा रहे हैं, हमने प्रकाश और डब्लू को बताना उचित समझा।
तुम दोनों को भी साथ चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे बे? डब्लू अचानक फूट पड़ा। मतलब तुमको भी ब्याह करना था क्या? ये क्या कह रहे हो? जब समय था तब याद नहीं आया कि मौसम ही अभी बना है? हमको तो लगता है कि मौसम ही अभी बना है, प्रकाश बोला। वैसे तुम दोनों में काबिलियत तो नहीं है, फिर भी हमको लगा कि कुछ सलाह दे पाओगे। हमने विचलित मन से पूछा। हम सही तो कह रहे हैं ना? अब भैया बात ऐसी है, प्रकाश आगे होकर बोला, कि आप गलत नहीं कर रहे हो। अब ई का बात हुआ बे? सही तो कह रहा है, डब्लू बोला। वैसे भी जिंदगी में रोज कुछ नया होना चाहिए। अब सब कब बदल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ एकदम नया। क्या मतलब? सब नया हो जाएगा? अब भैया बात ऐसी है कि अब कुछ पुराना नहीं रह जाएगा। अम्मा कसम, अब तुम दोबारा ये बोल लेना तो उल्टा लटका के मारेंगे। सही तो कह रहा है, डब्लू बोला। वैसे वो आगे और भी कुछ बोलना चाहता था पर नहीं बोला। हमारे घुरने के बाद दोनों लगभग चुप हो गए थे। लगभग इसलिए कि अगर उनके मुंह में कोई टेप भी लगा दे तो कमबख्त आंखों से मजाक उड़ा देते थे। कभी कभी तो लगता है कि दोनों को खूब मारें, भिगा के, डंडे से, लोहे से, जब सो कर उठे हों तब, और वो भी अचानक। पर क्या करें, दोस्ती के आगे मजबूर हैं। रविवार की सुबह सब नहा धोकर तैयार थे। हम, अम्मा, प्रकाश और डब्लू। हाँ हाँ, बस इतने ही। सच कहें तो हमारे बस इतने ही शुभचिंतक हैं। बस इतने ही लोग हैं जिनके लिए आज का प्रसंग संभावित विवाह की ओर अग्रसर था। बाकी लोगों के लिए अगर कुछ था तो बस एक मुमकिन दावत। हुआ तो ठीक, नहीं तो कट तो वैसे भी रही है। जिंदगी आगे भी कट जाएगी। हमारी अम्मा ने क्या खूब कहा है, जमाने को क्या कि हमको हो गया है कुछ, हमको भी क्या जो कुछ जमाने को हो जाए। हम नहीं जानते हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर इस बात का यकीन है कि जो भी लिखा है अच्छा नहीं है। अब प्रकाश और डब्लू को ही देख लो। हिचकोले खाती एक गांव की पथरीली सड़क से चलकर हमारी गाड़ी अब दूसरे गांव की पथरीली सड़क पर आ गई थी। सच कहें तो सफ़र इतना भी लंबा नहीं था जितना हमको सफ़र करते वक्त लग रहा था। जाने सब क्या सोच रहे थे। बिल्कुल खामोश बैठे थे। न अम्मा कुछ बोले, न बबलू, न प्रकाश। हमारा खामोश रहना समझ में आता है। लड़का नरबसा रहा होगा, उसकी जिंदगी का सवाल है, कुछ हद तक मौत का भी। पर बाकी सबको क्या हो गया था? कभी कभी जिस पल के आने का शोर सबसे ज्यादा होना चाहिए वो आकर बस चला जाता है और कोई आवाज भी नहीं होता। कुमार सानू के गाने, डगमगाती गाड़ी, खामोश हमसफर और हम, बस इसी माहौल में सफर कटना था सो कट गया। और वक्त आने पर हमारी गाड़ी धड़ाक से आ रुकी शर्मा निवास के ठीक सामने। काकी, जीजू आ गए। शर्मा निवास की छत से कान झंझना देने वाली आवाज आई। जाहिर तौर पर किसी कन्या की थी। लोग इतनी जोर से युद्ध का आगाज भी नहीं करते और यहाँ अलग ही उत्साह पसरा पड़ा था। जीजू कौन है बे? गाड़ी से उतरते उतरते डब्लू हल्का हल्का बड़बड़ाया। हम सबने जमीन पर कदम रखा ही था कि पूरी शर्मा फैमिली हमारे स्वागत में आ गई। हमने मुस्कुराने की कोशिश की पर सफल होने से पहले ही हमारी अम्मा से मिलती जुलती एक महिला हमारी आरती उतारने लगी। अरे, प्रोग्राम पूरा लग रहा था। बराबर चंदन अक्षत के टीके लगने लगे। हम बारात लाना तो नहीं भूल गए। प्रकाश धीरे से कान में फुसफुसाया। बात उसकी भी सही थी। ऐसा स्वागत कौन करता है भाई? देख लेना भैया, कहीं मंडप वंडप तो नहीं लगा रखा है। डब्लू घी डालने लगा। ये जो हमारे साथ हो रहा था कहीं तो देखा देखा सा लग रहा था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्मों में होता है। जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरा वातावरण, अगल बगल की छत से झांकते पड़ोसी, और इन सब के बीच घबराए घबराए से आप खुद। आपके ठीक सामने की पहली दो लाइन खड़ी होती है घर की महिला मंडल, मतलब माँ से लेकर दादी से लेकर चाची से लेकर बुआ से लेकर मौसी। हर वो शख्स जिसने 2 दिन पहले
ट्रेन का तत्काल टिकट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया होता है। उनके ठीक पीछे रहती है एक लाइन पुरुषों की। इस लाइन की समझ अपने आप में अगम्य होती है। इसमें खड़े लोग आपके लिए मुस्कुरा जरूर रहे होते हैं, पर सच कहें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वे लोग होते हैं जो कभी आरती की थाल के इस पार खड़े थे, जो चाहते तो हैं कि कह दें भाग जा, सब छलावा है, पागल मत बन भाई, और जाने क्या क्या। और माहौल की सनसनी, देश के भविष्य तो इर्द गिर्द सीटी बजाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे। बच्चे इतने एक साथ, हम भारतीय इतने कब हो गए? पिछली जनगणना के बाद सीधे तब एक ख्याल आया। इस गहमा गहमी के दौरान जब जब फुसफुसाते पुरुषों के बीच औरतों की खिसियाने की आवाज आती, हमको एक अलग ही दर्द दे जाती। जैसे हंस हंस के कह रही हों, ये आए हैं, हो पाएगा इनसे। जैसे तैसे घर के बाहर का माहौल ढीला हुआ। राजशाही आवभगत के बीच हम सब भीतर दाखिल हो गए। चटक लाल रंग के पर्दे जगह जगह व्यवस्थित रूप से लहरा रहे थे। कालीन ऐसी साफ सुथरी कि धूल को भी शर्म आ जाए। समझ में आ रहा था कि पिछली दिवाली के बाद आज सुबह सुबह ही उसे बक्से से निकाला गया है। अभी तो टेबल के बीचों बीच रखे गुलदस्ते का स्टिकर भी नहीं निकला था और उसे बेरहमी से सजा दिया गया था। बबलू को तो आप जानते ही हैं, हमारी अम्मा बोली। ये हैं प्रकाश और ए डब्लू। इशारे के साथ साथ चेहरे पर बराबर मुस्कान लाकर भाइयों ने सबकी नज़रों का सामना किया। तीनों साथ ही काम करते हैं। अम्मा आगे बोली, ठेकेदारी आपको तो पता ही है। जी 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 जी। बाकी घर काफ़ी अच्छा सजा रखा है आपने। जी हाँ, सब पिंकी का ही किया हुआ है, पिंकी जी की अम्मा बोली। देर से आने वालों को हम बता दें कि यहाँ पर पिंकी जी हमारी प्रस्तावित वधू हैं। इन मोहतरमा को ही देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। हालांकि हमने पहले फोटो देखा था, पर क्या है कि आजकल ज़माना खराब हो गया है, भरोसा नहीं होता किसी पर। अब यूँ देखा जाए तो लोग इंजीनियरिंग की डिग्री भी दिखाते हैं, पर सच में सब इंजीनियर होते हैं क्या? हमारी पिंकी कभी खाली नहीं बैठती। जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहती है। कभी सिलाई लेकर बैठ जाती है तो कभी पेंटिंग, और खाना बनाने का शौक तो पूछिए ही मत। घर के कामों में बड़ा मन लगता है उसका। तारीफें सुनकर बहक मत जाना, डब्लू हमारे कान में धीरे से बोला। ऐसे ही किसी जगह हमको भी बोला गया था कि तुम्हारी भौजाई के हाथ में जादू है, पर देख लो हमको, हर रात घर जल्दी जाना पड़ता है रोटी सेकने के लिए। सच कहें तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब मुस्कुराएं, शर्माएं, कुछ कहें या चुप रहें। एक तो कमरे में इतने सारे लोग और हर कोई साला हमको ही देखे जा रहा था। काहे भाई, तुम सबकी तो हो गई ना, मिल गया ना जो चाहिए था, अब हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम आ गए हैं, जिसको ब्याह करना है उसको देख लेने दो। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कट लेंगे। हमको बार बार देखकर तुम काहे मुस्किया रहे हो? हमको लग रहा था कि हमको छोड़कर आज बाकी सबका दिन है। आलम ये था कि हमको सामने रखे समोसे भी दुविधा में डाल रहे थे। लाल चटनी सही रहेगी या हरी? खूब बकैती हुई, बिल्कुल फिजूल, मतलब बिना सिर पैर किए। राजनीति से लेकर रणनीति तक, अमेरिका वाली चाची से लेकर खरगोन वाले फूफा तक। और मौसम का जिक्र तो ऐसे चल रहा था जैसे बस अभी ही बारिश चाहिए। इतनी उत्सुकता तो लगान में भुवन को भी नहीं थी। अब किसी को क्या कि किसी को फर्क पड़ता भी है या नहीं, बोलना है बस कुछ भी। पूरे 45 मिनट की खी 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 के बाद एक अधेड़ उम्र की महिला बगल की सीढ़ियों से उतर आई। हम तय करने वाले थे कि ये पिंकी जी की मौसी हैं या बुआ, पर आते ही जो खुसर फुसर उन्होंने हमारी प्रस्तावित सास के कानों में किया, हमारा ध्यान भटक गया। कहीं तो देखा है, प्रकाश हमको कोहनी मार के आहिस्ते से बोला। ऐसे माहौल में किसी का किसी के कान में कुछ कहना संदेह पैदा करता है। बिल्कुल, और ये बहुत आम बात है। हमने सोचा, सो हम ज़्यादा चिंतित नहीं हुए।
पर माहौल में हल्की गहमागहमी जरूर आ गई थी। तापमान 2 डिग्री और बढ़ाने के लिए प्रकाश हल्के स्वर में हमसे फिर बोला, हमको पक्का पता है यहाँ क्या हो रहा है। लड़की के पड़ोसी का दूर का मामा आपकी कोई करतूत लेकर सामने आ गया है। पक्का हम कह रहे हैं, हमारे साथ ये हो चुका है। खुद मरना पसंद करोगे कि हम मार दें? डब्लू प्रकाश के कंधे पर हाथ फेर कर धीरे से बोला, नहीं नहीं, ठीक हैं हम। दरअसल लड़की की अम्मा थोड़ा अटक कर बोली। एक अलग ही संकोच झलक रहा था उनकी बातों में। पिंकी यहाँ आने में थोड़ा घबरा रही है, क्यों न बबलू जी ऊपर जाकर ही पिंकी से मिल लें। 3 गुड लेंथ बाल के बाद ये अचानक बाउंसर कहाँ से आ गया? हमने प्रकाश को देखा, प्रकाश ने डब्लू को देखा, डब्लू ने अम्मा को देखा। अरे क्यों नहीं, अम्मा बोल पड़ी, अब जैसा बच्चों को ठीक लगे। हमको लगा था कि अंपायर नो बॉल दे देगा, पर नहीं। सीढ़ी चढ़कर आगे से लेफ्ट। हम मन में रास्ता रटते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज तक ऐसी किसी परिस्थिति में हम डब्लू को आगे कर दिया करते थे। सच कहें तो आज हम भाई को लाए ही इसलिए थे, क्या पता कब काम आ जाए। पर अब जो रास्ता हमारे सामने था हमको अकेले ही तय करना था। नहीं, हमको डर नहीं लग रहा था, हम बस थोड़ा नर्वसा रहे थे। कमरे का दरवाज़ा आधा लगा हुआ था, बाकी आधे को उसी चटक लाल पर्दे ने घेर रखा था, जो जगह जगह नीचे हाल में लहरा रहा था। हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि लाल रंग देखकर सांड बौखला क्यों जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर हमने दरवाज़ा खटखटाया। जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? पूरे 20 सेकंड बाद एक आवाज़ आई, हमारे सांस छोड़ने। हमने फिर खटखटाया। इस बार हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया था या घबराहट कम हो गई थी, कौन जाने। पर खटखटाते ही दरवाज़ा इतना खुल गया कि हमको पूरा कमरा दिखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। एक पल को तो लगा कि मुड़ जाएं, क्या रखा है मिलने मिलाने में, ऐसे ही हाँ बोल देते हैं। पर नहीं, आखिर हम अम्मा को क्या जवाब देंगे। हम कमरे में दाखिल हो गए। हम 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि बालकनी से पिंकी जी की आवाज़ आई, यहाँ आ जाइए, हम बाहर हैं। हाँ भैया, दौड़ा लो। ठंड की सुबह, गुनगुनी सी धूप। अब जो हमारा इंटरव्यू होने वाला था, बस वो न होता तो सब सुखद था। पिंकी जी हमारा इंतजार कर रही थी। खुले बाल, ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप और हरे रंग की साड़ी देखकर समझ आ रहा था कि कुछ देर पहले साड़ी के साथ ज़बरदस्ती हुई है। हम फालतू बातों पर टिप्पणी नहीं करते, नहीं तो बता देते कि देवी जी सच में खूबसूरत थीं या हमारी ज़िंदगी में कन्याओं के अभाव ने उनको अपने आप में खूबसूरत बना दिया। हम बबलू बबलू शुक्ला, दबी आवाज़ में हमने लगभग खुद से ही कहा। भगवान का शुक्र है कि पिंकी जी को सुनाई दे गया। अच्छा, फिर तो हमको भी बताना पड़ेगा, पिंकी जी ने फौरन जवाब दिया। हम पिंकी पिंकी शर्मा। अगले 20 सेकंड के विराम में उन्होंने हमको ऊपर से नीचे तक परख लिया। आदमी तो तुम टंच मालूम होते हो। हम फालतू का ही टेंशनिया रहे थे। वो बोली। पिंकी जी के व्यवहार पर जो हमारे मन में अभी 2 मिनट पहले तक सहमति बनी थी, मतलब जैसा कुछ बिमला काकी ने बताया था और बाकी जो हमने खुद ही मान लिया था, उस गुनगुनी धूप में कहीं खोने लगा। शांत स्वभाव, शर्मिला अंदाज, जो कम ही बोले पर असरदार। कहाँ भैया, ये तो कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस हो गया। सुना है अपने गांव के जाने माने ठेकेदार हो, बिल्डर। हमने धीरे से पिंकी जी की बात खत्म की। पर बात खत्म कहाँ? अगर ऐसे ही वो बात खत्म कर दे तो काहे की पिंकी और काहे की शर्मा? हाँ वही बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और भी जो भी बोलते हो तुम जैसे लोग, खुद का मन रखने के लिए काम तो वही है ना। जी, भगवान कसम हमको लग रहा था कि सालों पहले जहाँ से स्कूल छोड़े थे, आज का दिन वहीं से वापस शुरू हो गया है। बस पूरे क्लास में अकेले हम हैं और मास्टर साहब अब मास्टर साहिबा के रूप में सामने खड़े हैं। समोसे अच्छे थे, हमने थोड़ा रुक कर कहा। अब और कहते भी क्या। शुक्ला जी, मैडम आगे बोली, सच में इतने भोले हो या बन रहे हो?
सच कह रहे हैं। हम बिना कुछ समझे बस फूट पड़े। इतने अच्छे हैं कि कहीं शाहजहां खा ले तो हाथ ही कटवा दे। वे मुस्कुराने लगी। चलो, इतना तो पता चला कि झूठ बोल लेते हो पर माहिर नहीं हो। जिस तरह उन्होंने हमको मुस्कुरा कर देखा, उस पल में हमारा मुस्कुरा कर नजर झुका लेना जैसे लाजमी हो गया। ना तो हमको देखकर कोई कह सकता है कि हम समोसे बना सकते हैं, और ना ही समोसे को देखकर कि वो हमने बनाए हैं। फिर काहे मेहनत कर रहे हो? हाँ, समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए हों तो रास्ते में मिश्रा जी को धन्यवाद बोलते हुए जरूर निकलिएगा। वही मोड़ पर अपने मिठाई वाले बोर्ड दिख जाएगा। कसम से जादू है उनके हाथ में। और कहीं शाहजहां मिल जाएं तो दूर ही रहिएगा इस गली से। क्या है कि मिश्रा जी के हाथों के बिना पूरे मोहल्ले का हाजमा बिगड़ जाएगा। हमने तो खाया भी नहीं, हम बोले। तो फिर क्या, स्मॉल टॉक? पिंकी जी मुस्कुराने लगी। ऐसा मतलब है? हमको कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ नहीं, तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। बेइज्जती? हल्का हल्का। इतना कहकर वो हंसने लगी। अब खड़े खड़े ही अपना दिल तोड़वाओगे या बैठोगे भी? 9x6 के चेहरे पर हमने 3.5 इंच की घातक स्माइल निकालकर सामने रखी कुर्सी पर खुद को आराम दिया। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? वो चेहरे के भाव बदलते हुए बोली। हमको सुनाई ही कहाँ पड़ रहा है कुछ। इतने भोले भी नहीं हो तुम। वो तो वक्त बताएगा। तो अब तक मैच का हाल ये था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने कुछ विकेट शुरुआत में ही खो दिए थे। हालांकि अब पारी कुछ संभलती हुई नजर आ रही थी। देखो, हम नहीं जानते तुम क्या सोचकर आए हो, पिंकी जी अब संजीदा लहजे में बोल रही थी, पर अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। और हमको लग रहा था कि हम तय करेंगे। ह और म। हम। इतनी नाइंसाफी तो तब भी नहीं हो रही थी जब गब्बर ने कहा था बहुत नाइंसाफी है। पर हाँ, उसके बाद जो 3 गोलियां हवा में चली थीं, हम उनको बराबर सुन पा रहे थे खुद पर चलते हुए। अब हमको समझ में आने लगा था कि बातें किस ओर जा रही थीं। हम चुपचाप बस बैठे रह गए। कान सुन्न पड़ गए क्या? पिंकी जी ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि समझ कम आता है। कमाल आदमी हो बे। हम कह रहे हैं कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। हम घर से निकल तो आए थे, पर कुछ भी सोचा नहीं था कि यहाँ क्या होगा। इस गांव में, शर्मा निवास में, इस छत पर, या आज कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमारा ब्याह के लिए मान जाना, लड़की देखने भी आ जाना, वगैरह वगैरह, ज़्यादातर तो इसलिए था कि अम्मा चुप हो जाएं। पर अब जब अचानक बराबर बगल में बैठाकर पिंकी शर्मा ने हमको मना कर दिया था, फर्क पड़ रहा था। इतना भी नहीं कि झलकने लगें, पर हाँ, पड़ जरूर रहा था, हल्का हल्का। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। हम बोले, क्या? कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हमको तो अम्मा ने बताया कि तुम पहली बार किसी को देखने आए हो। मतलब फिल्मों में। फिल्मों में बहुत बार सुन चुके हैं। मजाक इस टाइप से? हल्का हल्का हम बोले और मुस्कुराने लगे। अब देखो शुक्ला जी, कन्या फिर बोली, कुछ अपने पर मत लेना। बस ये समझ लो कि तुम गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। हमको यहाँ ऐसे ही किसी दूसरे गांव में नहीं रहना है। हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अम्मा कसम, हमने ये भी कहीं सुना है। हम माहौल को ज़बरदस्ती हल्का करने की कोशिश करने लगे। हमको अनसुना करके उन्होंने आगे कुछ कहा, यार कुछ भी पर्सनल मत लेना। हो सकता है आज से 10 साल बाद तुम हमको ऐसे ही किसी गांव में चूल्हा फूंकते देखो, या शायद किसी अखबार में कोई सनसनी पढ़ो जिसको हमने लिखा हो। कुछ भी हो सकता है। हमको कोई दुख नहीं होगा अगर हम जर्नलिस्ट न बन जाएं। पर अगर आज हमने तुमसे शादी करके जर्नलिस्ट बनने की कोशिश ही खत्म कर दी, तो हम अम्मा की कसम खा के कहते हैं, नर्क बना देंगे तुम्हारा जीवन। किसकी अम्मा कसम? हमने धीरे से पूछा। तुम्हारी या हमारी? दोनों की। तो स्थिति ये थी कि हम पारी संभालने के बारे में सोच ही रहे थे कि तेज बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। नतीजे का तो कोई सवाल ही नहीं था।
बस फिर हम उठने लगे। तुमको जो भी लगता है कि ऐसे समय पर हमको कहना चाहिए, मान लो हमने कह दिया। जो भी कह लो, टसन भरपूर था हम में। एक कहते वक्त पिंकी जी मुस्कुराने लगी। हम वापस दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, वैसे आदमी तुम बेहतरीन लगते हो, तुमको लगता है कि हम फिर कभी मिलेंगे? हल्का हल्का हमने बस इतना कहा और उनको मुस्कुराता छोड़कर वापस आ गए। अब क्या फर्क पड़ता है कि हमने नीचे आकर अम्मा से क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है कि हमारी अम्मा ने पिंकी जी की अम्मा से क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है कि शाम की जाम गम में चढ़ी या खुशी में? हमारी कहानी का एक अध्याय शुरू होकर ख़त्म भी हो गया था और बिल्कुल जैसा स्कूल में होता था, हमको कुछ भी समझ नहीं आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के चौथे अध्याय बहुपद का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद।